अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने बात करते हैं अवामी मसाइल के हवाले से, मुआशी और सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। इसके अलावा भी दीगर मसाइल हैं जिसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स में हम बात करते हैं। बहुत सारे आपके पैगामात मौसूल हुए और आजकल बात की जा रही है शहर कराची के हवाले से। बलदियाती इंतखाबात चूँकि अब थोड़ा ताख़ीर का शिकार होंगे, लेकिन ये मसाइल बहुत पुराने हैं। बल्दियाती मसाइल ख़ास तौर पर बारिशों का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी शहर कराची में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बारिश की सूरत हाल है और जैसे ही बारिश बरसती है उसके साथ ही लोगों के ख़दशात में इजाफ़ा हो जाता है। इस वक्त भी ऐसी ही सूरत हाल है। बिजली की लोड शेडिंग वगैरह और दीगर मसाइल जो हैं वो हमेशा से रहे हैं। बारिश के साथ ही उसका सिलसिला भी शुरू हो जाता है और मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि जब भी बरसात का मौसम आता है तो शहर कराची में बिलखुसूस रहने वालों की जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उसमें इजाफ़ा हो जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के दीगर इलाक़ों में भी कम व बेश ऐसी ही सूरत हाल है। लाहौर और उसके गिरदोनवाह में पिछले कई हफ्ते से बारिशों का सिलसिला जारी है और वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही मसाइल जन्म ले रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो हुकूमतें रहीं उनकी कोशिश ये रही कि जो मरकज़ है पंजाब का, लाहौर, उसको इन तमाम चीज़ों से बचाया जाए ताकि जो दीगर मामलात हैं वो चलते रहें। बहरहाल यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ जो मरकज़ है, जिसे पूरे पाकिस्तान का मरकज़ समझा जाता है, शहर कराची, वहाँ पर हमेशा ऐसी ही सूरत हाल रहती है। यानी कि बारिश के बाद जगह जगह आपको पानी खड़ा हुआ नज़र आता है, निकासी आब का सही इंतज़ाम ना होना और इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से लोगों की परेशानियाँ दो चंद हो जाती हैं। तो बहरहाल इन तमाम मामलात पर पिछले कई प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हुई है और ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि इस वक्त जो ज़्यादा सवालात हैं वो भी इसी हवाले से हैं। तो कोशिश करेंगे तमाम मामलात पर गुफ्तगू करें और साथ साथ जो सियासी सूरत हाल है, बिलखुसूस अभी पंजाब की बात हो रही थी, तो पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है। उससे पहले जो सियासी जोड़ तोड़ है वो बामे उरूज पर है, उस हवाले से भी आज प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। प्रोग्राम का सिलसिले का बाकायदा आगाज़ करेंगे मोअज़्ज़ज़ मेहमान सईद रशीद साहब जो तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें हम मदऊ करते हैं। आज के दिन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सईद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सईद साहब, सूरत हाल आपके सामने है, जैसे मैंने कहा कि बारिश के बाद कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल का सामना होता है और इस वक्त भी क्योंकि बारिश जारी है, बहुत सारे इलाक़ों में क्योंकि बिजली भी इस वक्त नहीं है, ये मसाइल, अवामी मसाइल और जो सतही मसाइल हैं, ये आखिर कैसे हल होंगे? बल्दियाती इंतखाबात के आते ही गहमा गहमी बढ़ जाती है और काफ़ी उसमें आप समझ लें कि तेज़ी हमें नज़र आई थी आखिरी दिनों में, लेकिन उसके बाद क्योंकि इलेक्शन जो है वो मुलतवी हुए, तो कैसे देखते हैं क्या हुकूमत बन जाने के बाद, बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हो जाने के बाद ये मसाइल हल हो सकेंगे? ये वही सवाल है जो बार बार होता है। फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, हमें बल्दियाती निज़ाम के लिए पहले माइंडसेट हमें चेंज करना होगा। और माइंडसेट किसका चेंज करना होगा? हमारे जो नेशनल असेंबली के लोग हैं और प्रोविंशियल असेंबली के लोग हैं। अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने इसको बिल्कुल, जिसे रिलीजियसली कहते हैं, कि इस बात को एडमिट किया है कि ये काम हमने बिल्कुल ग्रॉस रूट पे करवाने हैं। बिल्कुल ठीक है। जिस पर नून लीग की आती है हुकूमत, वो भी कोशिश करते हैं किसी तरह इसको डिले करें। ठीक। पीपल्स पार्टी की आती है, आप देख लें सिंध में क्या हुकूमत हुआ। पहले से ही। फिर हम ये समझ रहे थे कि इमरान खान आएगा, ये सारी चीज़ें उसकी टॉप प्रायोरिटी होगी, मगर उसने आते ही आप देखें सरहद में सारा फ्लॉप कर दिया, पंजाब वालों को बिल्कुल डिफंक्शनल कर दिया। और अभी तक वहाँ कभी ये पास हो रहा है, कभी ये पास। इसलिए कि इनको ये आइडिया है कि अगर ये हमने कर दिया तो MNA MPA की सियासत सिर्फ असेंबली तक रह जाएगी। और ये माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा तो ये चेंज नहीं होगा। और दूसरा, जहाँ तक कराची की बात है जी, कराची में वही जो बार बार हम एक किस्सा या लतीफ़ा सुनाते हैं
कि वो एक गांव के अंदर कुत्ता कुएं में गिर गया और वो गांव वाले आए मौलवी साहब के पास, क्या करें, उन्होंने कहा 40 डोल पानी के निकाल दो तो साफ हो जाएगा। 40 निकाल दिए, फिर आए कहने नहीं अभी भी बदबू तो आ रही है। 2-3 दफ़ा मौलवी साहब ने कराया, फिर इन जाके मौलवी ने देखा, पूछा कुत्ता भी निकाला था कुएं में से कि नहीं, नहीं कुत्ता तो नहीं निकाला। तो हमें जब तक कराची में से कुत्ता नहीं निकालेंगे ना ये मसला हल नहीं होगा। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर का फेलियर है। मतलब देखें जो गुजर नाला इन इलाकों में तो चले मैं मानता हूँ गरीब लोग थे, उन्होंने इंक्रोचमेंट्स कर दी। जो आपके पॉश इलाके हैं, जो पाकिस्तान के सबसे महंगे इलाके हैं, DHA हो गया, ये उधर की हालत अगर आप देख लेना, उसकी वजह है कि हमने कभी कराची में ये समझा ही नहीं था कि यहाँ बारिशें होंगी। 10-10 साल बारिशें होती नहीं थी, जो थोड़ी बहुत होती थी उसको ये कंट्रोल कर देते थे। अभी आप देखें, मैं जिस इलाके में था, हम 3 दिन तक फर्स्ट फ्लोर पे रहे, सारा पानी नीचे आ गया। और सबसे महंगा इलाका डिफेंस का फेज 5, फेज 7 और फेज 6 सबसे महंगा इलाका, और वो सारा पानी में डूब गया और 9 दिन तक डूबा रहा। अभी पिछला पानी हटता नहीं था, दूसरा गटर से पानी निकल आता था। तो मुझसे काफ़ी हमारी CBC के उससे मीटिंग ये वो चलती हैं, तो जिससे भी बात करो मैं उनसे कहता था कि कुत्ता निकालना पड़ेगा, और उसको निकालने के लिए DHA में तो कम से कम अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, और सेम कराची में भी करना पड़ेगा। और कल मैं एक टीवी में देख रहा था, एक साहब कह रहे थे कि अब पाकिस्तान का हल जो है ना, कुछ ऐसी गवर्नमेंट से है जिनका इलेक्शन और अपनी पॉलिटिकली माइलेज को एक तरफ रख के जो पार्टियां मिलके ये काम करना चाहें तो होगा, वरना नहीं होगा। देखें अब कराची में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना है ना, वो जमीन के अंदर होना है, बिल्कुल ठीक है, ऊपर नहीं होना, बिल्कुल ठीक। रोड नहीं बननी, कुछ नहीं। डिफेंस में हजारों माइल रोड्स बनाई इन्होंने, हमें प्रेजेंटेशन एक हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी जीरो हो गई। पानी आया सारा जीरो हो गया, सीवरेज सारी जीरो हो गए, जितने पेवेट्स लगाए थे सब जीरो। तो अब ऐसी एक गवर्नमेंट आए जो ये सोच ले कि मुझे कराची को सही करना है, और पैसा मुझे पहली जो मेरी प्रायोरिटी है वो जमीन के अंदर लगाना है। मुझे जो लोगों को नजर नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है, कल को मुझे पॉलिटिकली माइलेज नहीं मिलेगी, मगर कराची सही हो जाएगा। तो जो भी इनको 10, 20, 50, 100, 200, 500 अरब का बजट बनाए, बल्कि ज्यादा का बनाना पड़ेगा, और पहले जमीन के अंदर 1-2 साल लगा के प्रॉपर पानी का, मतलब स्टॉर्म वाटर और प्लस सीवरेज, इनको दोनों को सेपरेट करें और इन दोनों पानी से फायदा भी उठाएं। बिल्कुल ठीक। और ये ऐसा फायदा है यासिर, आपने तो देखा होगा इंग्लैंड में, अमेरिका में एक इलाका, उसके सेंटर में एक लेक है, जितना पानी होता है उसमें आ जाता है, उसमें बतखें हैं और मछलियां लोग पकड़ रहे हैं। और अमेरिका में तो बाद जगह इतने बड़े बड़े रिजर्वायर्स हैं जहाँ ये सारा पानी स्टोर करते हैं, फिल्टर करते हैं, उसको सही से रिसाइकिल करते हैं। यहाँ तक कि जो सीवरेज का वाटर है वो भी वेस्ट नहीं करते, उसको भी रीयूज करते हैं, जबकि उधर कितना पानी है, सब कुछ। हमने ये बात को समझा ही नहीं कि ये पानी को हमने इस्तेमाल कैसे करना है। दरियाओं का पानी सारा समंदर में जा रहा है, समंदर को हमने देखा नहीं कि किस तरह हमने करना है। वो मुझे याद है जब हमारी कैंपेन चल रही थी PTI की, तो अलवी साहब के साथ में होता था, तो 2-3 सेमिनार भी हो, तो पहली प्रायोरिटी डिफेंस में पानी की आती थी। तो ये कहते थे मैं आते ही सबसे पहले डिसैलिनेशन प्लांट लगाऊंगा, फिर ये अली जैदी हम ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। आज देखें 5 साल हो गए इनको भी नहीं लगा। उसकी वजह है कि जिस जगह आपने लगाना है वो इतना पोल्यूटेड एरिया है समंदर का कि जहाँ आप डिसैलिनेशन लगा ही नहीं सकते, या आप 5-10 किलोमीटर अंदर जाए समंदर के, वो कॉस्ट करेगा आपको, तो वो सारा फ्लॉप हो गया। तो आपको पहले ये देखना होगा कि इस पानी को हमने हैंडल कैसे करना है, और वो मुझे नहीं लगता इस वक्त की कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो ये वाली चीज बर्दाश्त करे कि जमीन के अंदर हमने क्या करना है। या सिर्फ मैंने ऐसे टनल्स देखे जिसमें बड़ा वाला डंपर अंदर जाता है, डंपर फिल्मों में आपने देखा होगा, एलिगेटर्स, और उसके अंदर पूरा डंपर जाता है अंदर, और उसमें से पानी जो है ना समझे 10 फीट पे चल रहा होता है, बाकी सारा खाली होता है, सीढ़ियां लगी होती हैं, रोड के ऊपर से आप निकल जाए, फिल्मों में दिखाते।
जब पानी उसमें आता है तो वो समझ ले 10% पानी आता है, बाकी 90 वो खाली रहता है जी। वो बनाया ऐसा गया है कि अगर यहाँ से 1 मिलियन गैलन गुजरना है तो वो 10 मिलियन गैलन के हिसाब से उसको बनाया। जब तक हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंक्रोचमेंट गरीबों की तोड़ के, इंक्रोचमेंट तोड़नी है तो फिर फेज 7 और ये सनराइज को तोड़े ना, या जहाँ पर ये क्रीक था जहाँ ये पानी पूरा कराची का आके एब्जॉर्ब होता था, आपने उधर भर्ती करके, मैंने एक से बात की, यार तुम फौज को बुरा कह रहे हो। मैंने फौज को बुरा नहीं कह रहे, ये एक मिस्टेक हो गई ना, प्लॉटिंग कर दी आपने, अब नहीं पानी जा रहा, पानी सारा डिफेंस में आ रहा है। तो हमें अब उस कुएं में से ना कुत्ता निकालना पड़ेगा, वरना जितनी डोल पानी के निकालते रहे, टकरे मारते रहे, ये कराची अब लाहौर में अभी 7 घंटे तेज बारिश हुई है कल, ऐसा ही 1-2 घंटा तो पानी रहा, उसके बाद निकल गया, इसलिए कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हिसाब से बनाया हुआ है, और जहां जाना है पानी वहां जा रहा है, जबकि वो भी बर्बादी कर रहे हैं, जो बहुत सारी नहरें दरिया सब बर्बाद कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद अभी भी इंटैक्ट है उनका। लेकिन सईद भाई मुमकिन कैसे होगा? देखिए ये सारे मामला जो आपने बताए हैं, इसके लिए आपके पास सबसे पहले तो कॉम्पिटेंट लोग चाहिए, फिर आपके पास अगर फार साइटेड लोग नहीं होंगे, जैसे ये आपने जिन चीज़ों की निशानदेही की, यकीनन वो भी ये बात समझते होंगे, कैसे मसले को एड्रेस करें। फिर दूसरी जो बात आती है वो फंड्स की, आपने जैसे कहा कि 500 अरब के करीब कुछ इस पे लगेगा, बल्कि इससे ज़्यादा लग सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये इनिशिएटिव लेगा कौन? क्योंकि जो सियासी जमातें हैं वो बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि पॉलिटिकली मैच्योर नहीं हुई है, और वो मैच्योरिटी जब तक नहीं आएगी तब तक तो सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। शहर कराची की प्लानिंग के हवाले से आपको उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करना होगा, उसके बाद इन तमाम चीज़ों पे काम करना होगा। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो सबसे बुनियादी मसला है सेंसस का, जब वही ठीक नहीं हो पाता तो फिर ये बाकी मामला कैसे ठीक होंगे, ये तो जरा बताएं। तो ये मतलब इन्हें पता ही नहीं है कि हमें यहाँ पानी चाहिए कितना, कितना हमें सीवरेज। आपको पता है इंग्लैंड अमेरिका में पानी लेने का भी जी और पानी डालने का दोनों के टैक्स देने पड़ते हैं, तो दोनों जगह मीटर लगाए कि आप पानी कितना फेंक रहे हैं, वो भी पूछ रहे हैं आपसे जी। यहाँ तो फेंकने का तो पूछना ही नहीं, लेने का किसी को पता। अब डैम फुल स्पिल से बाहर आ गया, पानी की शॉर्टेज नहीं है पाकिस्तान में, मगर हमसे मैनेज नहीं है। और ये बात हमें एक दफा फैसला करना होगा कि जो भी गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की है, किसकी है, फेडरल में किसकी है, एक दफा सारे मसाइल हटा के, ये जो हॉस्पिटल्स हैं और ये सारे छोड़ के, पहले एक दफा कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर सही करें। ये आपको मेन आपकी इकोनॉमिकल हब है जहाँ से आपको पैसा जा रहा है, और हल्के हल्के आप देखिए जो कराची की पहले स्ट्रेंथ थी वो अब आधी रह गई। पहले 90% यहाँ से जाता था, आप देखें 60 पे आ गए, 50 पे आ गए, मूव हो रहे हैं लोग इधर से उधर। तो या तो दूसरी सूरत ये है कि आप सबको मूव करा दें, तो इसको ख़त्म ही कर दें कराची को, तो बस फिर चलता रहेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जो कराची डेवलप होने से पहले का, अगर पाकिस्तान से पहले का देखें तो जो ये इलाका था ना, रनछोड़ लाइन और ये टावर, इतना ज़बरदस्त इधर ड्रेनेज सिस्टम था कि पानी आता था और चला। उन्हें पता था कि ये पानी ने जाना किधर है, उन्हें वो जगह पता थी जहाँ में, हम तो हमें जगह ही नहीं पता। डिफेंस बना दिया, इनको पता ही नहीं है कि हमने डिफेंस का पानी ले जाना कहाँ है, जिधर ले जाना था वो सारी आपने प्लॉटिंग करके रिक्लेम कर लिया। तो ये तो इतना गंभीर मसला है कि इसके ऊपर 5 रातें भी मैं और आप बैठे रहे ना तो ये कंट्रोल नहीं होगा। कॉम्पिटेंसी से ज्यादा इनको विल चाहिए। फिर उसमें कॉम्पिटेंसी ऐसी है कि मुझे बोलता है मैं बता सकता हूँ कि पानी कहाँ एब्जॉर्ब होगा। ये हमेशा क्रीक पे एब्जॉर्ब होता है जहाँ समंदर आता है और जाता है, और कहीं से जाएगा ही नहीं। आप उसके हिसाब से प्लान करें, नाले इतने बड़े बड़े गहरे बनाएं कि। अच्छा, वो मुराद अली शाह साहब फरमा रहे थे कि हम समंदर पहले ही गहरा है, इसको मजीद गहरा नहीं कर सकते, आने वाले वक्त में कॉम्प्लिकेशंस में इजाफा होगा। ये उन्होंने चीज़ रखी थी। खैर गहरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, जहाँ आपने पानी उसको देना है वहाँ पानी दे नहीं रहे, बल्कि आपको मैं बताऊँ पानी हम समंदर में कम दे रहे हैं। ये जो आपका बदीन और इस साइड से है ना, समंदर अंदर आ रहा है। लोग कहते हैं वो ये इतना पानी जो है हमारा समंदर में ज़ाया हो जाता है, इसको डैम बना दो। समंदर में एक ख़ास मिकदार में पानी रोज़ जाना चाहिए, अगर नहीं जाएगा तो समंदर बाहर आएगा। ये पानी उसको रोकता है और उसको पीछे रखता है।
आप देखें आपके बहुत सारे इलाके अंदर आ गए हों, जहाँ पहले आबादियाँ थी वहाँ सब समंदर है। इधर उल्टा कर दिया कराची में, जहाँ पहले समंदर था उधर इन्होंने रिक्लेम करके मिट्टी डाल के कर दी। तो समंदर ने तो अपना वॉल्यूम कम नहीं करना ना, उसने तो कहीं और निकलना है। वो जहाँ निकलेगा वहाँ डिस्ट्रक्शन करता चला जाएगा, यहाँ से रुका आगे चल। यासिर आपको मैं आज एक ऐसी बात बता रहा हूँ, आप हैरान हो जाएंगे कि माड़ी की साइड पे एक इलाका है गरीबों का, वहाँ फिजिकली जो प्लॉट होते हैं ना, प्लॉट बिकते हैं वो समंदर में बिकते हैं। कैसे बिकते हैं? एक जो वहाँ का गैंगस्टर है उसके पास आते हैं, मुझे 80 गज का प्लॉट चाहिए, ठीक है, वो तैरता हुआ जाता है 10 से 15 फीट पानी में, 10 से 15 फीट पानी में मैंने अपनी आंख से जाके देखा, और 80 गज पे जाके एक डंडा गाड़ता है 10 फीट का, एक इधर गाड़ता है, फिर वापस आता है और इधर गाड़ देता है। अब ये पानी है 10 फीट, और इसको वो बना के डंडों से दे देगा कि ये तुम्हारा प्लॉट है। सही। अब वो उस पर भराई करेगा और वो फिर उसका प्लॉट बन जाएगा। आप अंदाजा लगाएं, पानी समंदर का प्लॉटों में बिक रहा है इस मुल्क के अंदर। आप कैसे समंदर को कंट्रोल करेंगे? आप कैसे सीवरेज को कंट्रोल? स्ट्रॉम वाटर तो मैं कह रहा हूँ नेमत है, नेमत। और जिस मुल्क ने उस पानी को जाया कर दिया वो समझे मुल्क इस दुनिया में रहने के काबिल ही नहीं है। अल्लाह सबसे पहले जो जवाब लेगा ना, ये 3-4 चीजों का लेगा कि मैंने आपको पानी दिया था, इसको कैसे इस्तेमाल किया। ठीक है। तो ये तो इतना गंभीर मसला है कि यासिर इस सिनेरियो में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सीरियसली सोचेगा कि हमें कोई रोड कुछ नहीं बनानी। टूटी हुई रोड पे मैं 2 साल चल सकता हूँ, मगर एक दफा ये 500-600 अरब जितना लगाना है इसके जमीन के अंदर लगा दें, उसके बाद फिर ये सुकून में आके फिर रोडें बनाएं। जो भी एक रोड जो बनेगी वो 20 साल चलेगी। अभी 6 महीने नहीं चलती डिफेंस की रोड, और हमारा बजट पे रोडों पे लगाते रहते हैं। एक बारिश आती सारा उखड़ जाता है सारा। तो ये तो बहुत ही हमारा गंभीर मसला है, और इसमें हमें वही कुत्ते को पहले निकालना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा आगे चलते हैं, बात होगी थोड़ी सी इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से, और एक हमारा बड़ा कंसर्न जो है वो डॉलर के हवाले से। अब उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, इससे पहले भी प्रोग्राम में ये बात हो चुकी है। बहुत सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से ये जो डॉलर की कदर है इसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपके पास वो लोग मौजूद नहीं हैं? अहम इदारों के अंदर भी अभी तक हमने भर्तियाँ नहीं की हैं, तो मामलात कैसे कंट्रोल होंगे? क्या मिनिस्ट्री सिर्फ इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है? क्योंकि समझ में ये आता है कि इस जो दौर जिसमें हम रह रहे हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ जब हम देखते हैं तो मॉनेटरी अफेयर्स को हैंडल करने के लिए एक अथॉरिटी है जो बहुत प्रोएक्टिवली काम करती है। उसके अलावा दीगर मामलात को देखने के लिए, इसी तरह इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, प्राइस पैरिटी को कंट्रोल करने के लिए तमाम इदारे मौजूद हैं, यकीनन यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो आपके सामने है, और अगर वो काम कर रहे होते तो यकीनन जो सूरत हाल जिसका हमें सामना है वो इस वक्त नहीं होती। अब सबसे बड़ा मसला ये कि पाकिस्तान की जो पूरी मईशत है वो कर्ज़ों के ऊपर चलती है, कर्ज़ों पर उसका इन्हिसार है, और अगर डॉलर की कदर में इजाफा होगा तो शायद दीगर ममालिक में तो इतना इसके ऊपर असर नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो कर्ज़ों की जो शरह है उसमें बेपनाह इजाफा हो जाता है, सूद की शरह में इजाफा हो जाता है। एक बहुत बड़ा मसला है। आप क्या समझते हैं कैसे हल होगा? देखें, ये बिलहैसुल कौम इधर भी हमारा वो है। ये डॉलर जो डिस्टर्ब हुआ है ये सिर्फ एक वजह से हुआ है, जो पंजाब में इलेक्शन हुए ना, उसके बाद जो अनसर्टेनिटी आई। देखें, मेरे वालिद साहब हमें कहा करते थे कि अगर आपने सिनेमा खोलना है ना तो आपको 2-4 उधर बदमाश भी रखने पड़ेंगे जो काउंटर को कंट्रोल करें लोगों को, वरना 2 मिनट बाद अंदर हंगामा हो जाएगा, आपके सिनेमा चलेगा ही नहीं। तो रखते थे पहले, आपने देखा वो खड़े रहते। अच्छा सही भाई, गुफ्तगू जारी रखते हैं इस मामले पर। मैं चाहूँगा मज़ीद गुफ्तगू की जाए। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी मुल्क की कुछ मौशी सूरत हाल के हवाले से। सईद रशीद साहब तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे इन तमाम मामलात पे। सईद भाई, ब्रेक पे जाने से पहले आपकी खिदमत में मैंने एक सवाल रखा था, मैं चाहूँगा ज़रा उसका जवाब तफसीलन दीजिए कि ये जो रुपये डॉलर की पैरिटी है
किस हद तक असरअंदाज हो रही है? देखिए डॉलर इस वक्त जो डिस्टर्ब हो रहा है ना, वो कोई इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से नहीं हो बिल्कुल रहा। आपने ठीक है, ये तो आप देख लो, सारे जी, आपके फैक्टर्स जी, सही जा रहे बिल्कुल ठीक हैं। है, इंपोर्ट आपने इस पिछले महीने बहुत हैवी थी, जून में 7.2 जी, डॉलर पे प्रेशर था, मगर इस महीने इन्होंने 1 बिलियन की इंपोर्ट भी कम कर ली है। इनके देखिए सबसे बड़ा बिल आता है आपको ऑयल में, जी, 2 महीने के इनके पास ऑयल्स हैं। ऑयल्स जिनसे लेने उनसे इन्होंने रोल ओवर करवा ली है, जी, तो प्रेशर तो डॉलर पे हो गया ख़त्म। अब जो अनस्टेबिलिटी है मुल्क की इलेक्शन की वजह से, पहले जैसे इमरान सोच रहा था ना कि मैं तो जा रहा हूँ, इस तरह ये लोग भी अब सोच रहे हैं कि अगर हम कल को गए तो ऐसा ना हो कि हम हर चीज़ सही करके इसकी गोद में डाल दें, फिर ये खुद ही सेट कर ले। जी, तो उन्होंने भी उस फेज में डाल दिया है कि इमरान भी अब 25 दफ़ा सोचेगा कि मुझे इन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, नहीं होने। एक तो पॉलिटिकली इसका ये एक आउटकम है बिल्कुल ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है इस वक्त इन्हें। और मैं इस वक्त ख़ास तौर पे जो हमारे मेन पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट है उसको इस वक्त किरदार अदा करना चाहिए। देखिए फेटअप का नहीं हो रहा था काम, पाकिस्तान इंडिया की जंग छिड़ने लगी थी तो उन्होंने बुलाया था ना। इमरान जैसा जिद्दी आदमी नहीं आया था, कोई बात नहीं, मगर बाकी तो सारी पार्टियां आ गई थी। बिलावल था, नवाज शरीफ थे, सारे लोग आए, उन्होंने एग्री भी किया जिन चीज़ों पे बल्तिस्तान को, वो गिलगित को वो करना था, उस पर एग्री बिल्कुल किया। ऐसे ही। इसी तरह ये जगह है, वो जो लोग कहते हैं ना गैर आईनी, ये गैर आईनी नहीं है, मुल्क की सलामती का सवाल है। इस वक्त फौज को ये देखना चाहिए कि इन सबको बुलाएं और इनसे बोलें ये डिसाइड कर लो तुम कि ये 4 चीज़ों पे अभी फिलहाल नहीं करोगे, बाकी सियासत करते रहो, ठीक है, इसके अलावा और चारा नहीं है, वरना ये भी गेम करेंगे ये भी। अब मैं पॉलिटिकली आपको बताऊं कि अब इस 1 हफ्ते में हुआ क्या जिसकी वजह से सारा हुआ। देखिए मैं आपको एक अच्छा सा किस्सा सुनाता हूँ। मेरे वालिद साहब ने रीडर डाइजेस्ट पढ़ते थे वो, तो वो हमें भी देते थे। उसमें एक आर्टिकल आया था, उसमें एक कुत्ता बैठा है, भाई शिकारी साथ बैठा है डंडी लेके ना कैंप के अंदर। तो वो शिकार पे गया, अपने बड़ा सा कुत्ता था उसका, तो एक खरगोश नजर आया, तो उसने कहा पकड़ के लाओ इसको ना, और पकड़ोगे तो तुम इसको खाना, आज नाश्ता तुम्हारा। अब वो भागा, वो खरगोश भी भागा, भागता रहा कोई आधा 1 घंटा भागता रहा खरगोश, नहीं पकड़ सका। आके वो उसका जो टाइटल था उस चैप्टर का, उसमें एक कुत्ता था, जबान लटकी हुई थी और उसका मालिक साहब है। तो वो जब वापस आ गया थका हुआ, जबान लटकी हुई, तो मालिक ने उससे पूछा कि व्हाट गोज रॉन्ग, तुम इतने बड़े जानवर सही, और वो इतना सा जानवर, तुम उसको नहीं पकड़ सके। उसने कहा देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन मी, बॉडीली में बहुत बड़ा था, वो छोटा था, ठीक है, मगर जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ना उसमें जमीन आसमान का फर्क था। ठीक है, वो छोटा जरूर था बट ही इज रनिंग फॉर हिज लाइफ जी, एंड आई एम रनिंग फॉर माई ब्रेकफास्ट। ठीक दिस इज द मेन डिफरेंस। उसने तो अपनी जिंदगी लगा दी थी कि अगर मैंने जरा सा भी ढीला पड़ा तो मुझे ये पकड़ लेगा, और मैं तो ब्रेकफास्ट के लिए था, अगर वो नहीं भी मिलता तो मुझे तो ब्रेकफास्ट मिल जाना। इस वक्त पीटीआई और नून लीग की यही मुकाबला था। नून लीग इस वक्त ब्रेकफास्ट के चक्कर में थी, जो ओवर कॉन्फिडेंस थी। मैं आपको बताऊं, अगर आज ये हुकूमत काफ लीग को नहीं बनाने देते ना, तो ये फिर एक ब्लंडर करेंगे। हमेशा जिसकी अक्सरियत हो उसको ऑनर करना चाहिए। नवाज शरीफ ने 90s में एक गलती की थी, पीपल्स पार्टी और एमकेएम को हटा के मुजफ्फर शाह को ले आए, देखें क्या ब्लंडर हुआ, आज तक नून लीग उड़ गई यहाँ से। पीटीआई ने ये की, मैंने आपको बताया, सदर साहब मेरे साथ टेबल पे कह रहे थे कि हमें एट एनी कॉस्ट, जो उसने बाद में जहांगीर तरीन ने कहा कि इसने कहा हमें चाहिए। गलती की, देखें 4 साल में बर्बादी लग गई। बेनजीर ने की बलोचिस्तान में, ब्लंडर हुआ। जिसकी अक्सरियत जहां पर है उसे हुकूमत करने देनी चाहिए, वॉट एवर द रेपरकेशंस। अगर ये ऐसा भूल करेंगे तो ये गलती करेंगे। और दूसरा मैं आपको एक लिटमस टेस्ट आज बता दूं, अगर ये परवेज इलाही की गवर्नमेंट नहीं बनती है एट एनी कॉस्ट, तो आप ये समझ लें कि न्यूट्रल नहीं है। अच्छा, हाँ, समझ लें उन्होंने इंटरफेयर किया है। ये क्यों, ये एक अजीब तासुर दिया जाता है कि हर चीज को उनसे कोरिलेट की कोरिलेट जाती इसलिए है। कि क्यों? इसलिए कि जो उनके स्पोक्समैन है ना,
देखिए मैं स्पोक्समैन नहीं हूँ, मैं तो ऑफर करता हूँ कि मुझे बनाओ ताकि मैं तो खुल के अगर बात। उन्होंने कुछ करना होता तो वो ये जो आपको जी वो तो कामयाबी मिली है जनरल तो क्यों इलेक्शन को लेते? उल्टा कर सकते थे, उनके लिए 20 इलेक्शन क्या थे, बिल्कुल 5 ठीक है। मिनट का काम था। मगर मैं बता रहा हूँ कि देखिएगा आपको नजर आएगा अच्छा, कि वो न्यूट्रल ही रहेंगे जिसकी भी हुकूमत है, बिल्कुल ठीक वरना ये 5 मिनट का काम है इनका। बिल्कुल परवेज इलाही अपना वोट शहबाज उसको हमजा को दे देगा, मैं आपको बताऊं, अगर वो एक्टिव करे, मगर वो नहीं करेंगे और नहीं करना चाहिए उनको। बिल्कुल ठीक वॉट है। एवर द रिप्लिकेशन यू हैव टू फेस। अगर केस बनते हैं केस बनाएं, जो भी करना है बनाएं, मगर जिसकी अक्सरियत है उसे बनने दें। और मेरा अपना ख्याल है कि ऐसा होगा और होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जब इमरान की गवर्नमेंट जा रही थी, याद होगा मैंने आपसे कहा था कि बेनिफिशियरी इमरान खान होगा, इसलिए कि उस वो अपोजिशन में आके उसको मौका मिलेगा बात करने। बिल्कुल ठीक है। और सेम वे में अगर आज नून लीग की वहां से हुकूमत जाती है, बेनिफिशियरी नून लीग को होगी, इनका वोट बैंक बनेगा बिल्कुल ठीक है। और बढ़ेगा। जी। जितने जलजले आएंगे, जितने सैलाब आएंगे, सारे उनके अकाउंट में चढ़ेंगे। बिल्कुल जितने ऐसे ही। वहाँ कत्ल होंगे, रेप्स होंगे, सारे उनके अकाउंट में। जितनी महंगाई आएगी सारे, तो ये बेनिफिशियरी होंगे। इनको समझ के काम करना चाहिए और छोड़ देना। ये सिर्फ ये डर रहे हैं कि पंजाब चला गया तो वो जुलूस लेके आ जाएगा, ये आएगा पुलिस हमारी, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं इसकी रेप्लिकेशंस बताता हूँ हुआ क्या था ना। मैं ये आपसे बात करूंगा कि नून लीग क्या थी और पीटीआई क्या थी। मैं कुछ इनके फेलियर्स की वजूहात बताता हूँ, जो पॉजिटिव भी थी और नेगेटिव थी। ठीक। आप हमारे जितने सामीन हैं वो खुद एनालाइज करा लें गलती क्या हुई है। देखिए नून लीग का एक मेजर जो था एग्रीमेंट था इन 11 लोगों के साथ कि जब भी इलेक्शन होंगे हम तुम्हें टिकट देंगे, जिसको उन्होंने ऑनर किया। उन्हें नजर भी आ रहा था कि ऑनर करना पड़ेगा, एक पहला। दूसरा ये कि वो ओवर कॉन्फिडेंस थे अपनी पिछली परफॉर्मेंस से कि हम बहुत आराम से इजीली इसको अपने वोट और इनके वोट मिला के निकाल देंगे, ये उनका वो था। तीसरा, इतनी कॉमन सेंस की बात है जो टीवी में आके कोई नहीं करता, एक आदमी की है जी। कि जिस जगह से इन्होंने इनको आज़ाद को दिया था टिकट, वहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग नून लीग का कैंडिडेट बैठा था। मैं मिसाल देता हूँ, बक्कर में इरफानुल्लाह नियाजी साहब, वो ऐसा था नेक टू नेक हारता था। जैसे ही वो इन्होंने उस आज़ाद को दिया वो पीटीआई में चला गया, एक बार। दूसरा जो नहीं भी गया, मुझे एक बात बताएं, यासिर आपने 20 साल एक हल्के में काम किया है और अगला इलेक्शन बस आने वाला है 6 महीने बाद। अगर आज़ाद वहां से जीत जाते, नून लीग को इतनी अकल करनी चाहिए थी, या पहले से कह देते कि हम मुश्किल है हमें यहाँ से जीतना। वहां से अगर वो आज़ाद जीत जाता तो मुझे बताएं 6 महीने बाद उस जगह से टिकट किसको देते ये? उसी को देते। यू नेवर नो कि कौन यहाँ पर सेफ एग्जिट ढूंढ रहा है। अब मैं आपके सामने एक और इसका पहलू रखता हूँ। सेफ एग्जिट सबको चाहिए होता है। बिल्कुल। इस सिचुएशन के अंदर कामयाब वो जमात रहेगी, शख्स रहेगा जिसको सेफ एग्जिट मिलेगा, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि मसाइल को हल नहीं कर सकते। सिचुएशन सब ने देख ली, जो उस तरफ बैठे हुए थे उन्होंने भी देखी। सही जगह पे आपने टारगेट किया है, ये आराम से सेफ एग्जिट मिल जाएगा नहीं इससे। इस समझ में और इनके जितने लोग हैं ना वो भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। ऐसा ही है। और उन्होंने जो थोड़ी सी देखें, मैं आपको पॉजिटिव बताऊं, नून लीग का 40% इंक्रीज हुआ है। और आप आज मैं पूछूं आपसे 2000 के जो फलाना मैच हुए थे उसमें क्या सीरीज में हुआ था, तो आप बोलें 2 पाकिस्तान जीता था, 1 ही इंडिया, ये बता ना। अगर आज मैं आपसे पूछूं नून लीग की पंजाब में कितनी सीटें हैं, तो आप बोलेंगे 165 हैं। मैं पूछूंगा कल कितनी थी, तो आप बोलेंगे 161 थी। दे इंक्रीज। आप कल पूछेंगे पीटीआई की कितनी थी, आप बोलेंगे 180 तो थी। नेट गेनर हैं वो बेसिकली, बहुत जबरदस्त गेनर हैं। आप ये नहीं समझे कि बाउंस बैक हुआ है। बहुत चालाक लोग हैं ये, इन्होंने 20-20 साल सियासत की है, उन्हें बहुत सेफ एग्जिट चाहिए था। वो बेनिफिशियरी बनना चाहते हैं कि अब गन फैलाओ और अब इलेक्शन करीब आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही, बस फिर आप इलेक्शन कराओ। अब ये नाक से लकीरें लिख के खुद कहेंगे नहीं इस वक्त नहीं कराओ, अभी डॉलर यहाँ पर है, अभी यहाँ है। अब मतलब कॉमन सेंस में चल रहे हैं ये लोग ना। और मैं आपको बताऊं पीटीआई का जो एक पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव ये था, जो मैंने कुत्ते और उसकी मिसाल दी थी। पीटीआई को ये पता चल गया था कि अगर ये 20 हल्के हमने हार दिए तो ये हमारी सर्वाइवल की जंग है, ये खरगोश थे। इन्होंने अपना पूरा जोर लगाया और जो 4 साल में
इनके लोग जो अच्छे डाई हार्ड थे वो महंगाई और उसकी वजह से कमरों में चले गए थे, कमरों में चले गए थे, छोड़ा नहीं था पीटीआई को। सोशल मीडिया पे चल रहे थे वो सारे, मगर बाहर आने से जो डर गए थे वो सर्वाइवल की जंग में इमरान की कैंपेन की वजह से बाहर आ गए। और वो जो उनका 80% वोट वहां था उसमें से 70 डलवा लिया इन्होंने, तो इसलिए जीत गया। और बहुत छोटे मार्जिन से जीते। मैं आपको आज गारंटी करता हूँ जब नून लीग अपने प्रॉपर वे में इधर इलेक्शन लड़ाएगी तो इस 20 में से हो सकता है 5-6 और सीटें उठा लें। देखें, एक जगह है लाहौर की ऐसी जहाँ बहुत पॉश इलाका है, वहाँ पीटीआई को हराना, डिफेंस में पीटीआई को हरा के दिखाए ना कोई, वो है ही उनका इलाका। अब उधर री इलेक्शन हुए, आफ्ताब सिद्दीकी खड़े हुए, हाँ, और कोई वो कहे हमने तो सीट जीत ली, वो तो भाई तुम्हारी सीट थी, तुमने 80,000 वोट लिए थे, एमक्यू हमने 20,000 लिए थे, अब आपने 70 ले लिए क्या? तो ये 20 सीटें नून उसकी पीटीआई की हैं, इनका वहाँ वोट बैंक है। ये पॉश इलाके हैं, चाहे वो मुल्तान का हो, जहाँ का हो, शहरी इलाका, और जहाँ फौजी रिटायर्ड अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो पीटीआई का वोट। वो जो बैक फुट पे चले गए थे वो थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आ गए। अब सिर्फ ये है कि कितने दिन तक इमरान उनको इसी तरह रखता है। अगर 3-4-6 महीने इलेक्शन लेट हो गया और पंजाब में इनकी हुकूमत आ गई तो वो सारा फिर दोबारा गुना घुल जाएगा जो उन्होंने कहा था ना कि हमने सारा इनका गंद उठा लिया, ये अब उठा लेंगे अपना गंद। अच्छा, ये परवेज इलाही फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि वो खुद एक सीनियर पॉलिटिशियन है, इन मामलों को समझते हैं। ये दोनों तरफ से जो है उनको उम्मीदवार जो नामजद किया जा रहा है, क्या इससे भी मैसेज क्लियर नहीं हुआ? क्योंकि हमने जो अभी बात कही है शायद यही वर्क कर रहे हैं आजकल। तो ये समझने की ज़रूरत है क्योंकि वो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने मुल्क के ऊपर रूल किया मुशर्रफ साहब के साथ मिलके, लेकिन अब वो जिस सिचुएशन पर आ गए तो मैं ये एक सेंटेंस में बताता हूँ, लास्ट न्यूट्रल है, न्यूट्रल ये हमेशा गेम करते थे न्यूट्रल्स के साथ, फुल सपोर्ट के साथ। ये किंग्स पार्टी थी, इनको बनाया जाता था और उसके हिसाब से काम लेते और इनको सेफ रखते थे, हर तरह से आराम में रखते थे इनके केसेस सारे। इस दफा इन्हें नजर आ गया था कि अब न्यूट्रल नहीं है, और सॉरी न्यूट्रल है, तो हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो इनके पास दो ही चॉइस थी, अगर ये इधर चले जाते तो फिर उन्हें पता था पीटीआई से हिट मिलेगी हमें, अगर कल को देखें आप आज ये नहीं कह सकते कि कल को पीटीआई की, और सेम हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी सोचती है कि अगर इमरान खान जीत गया तो क्या हम उससे इस तरह के पंगे करेंगे? नहीं, वो भी एक सेफ बातचीत रखना चाहती है कि अक्टूबर के बाद नई रिजीम आएगी, इमरान जीत भी जाए तो उसके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात। सेम वे में इन्होंने ये देखा कि अगर हम सारे एक तरफ चले गए ना, दूसरी साइड से इलेक्शन चेंज ओवर आ गया तो हम हिट पे आएंगे। अब इन्होंने आधे आधे रखे हैं। ठीक है। आज भी जब पंजाब गवर्नमेंट इसके परवेज इलाही पे कुछ सोचती है मोनिस पे ना, तो उन्हें पहले चौधरी शुजात से ओके लेना पड़ता है, और रिवर्स अगर हो गया कल को नून लीग और जरदारी की हुकूमत आ गई तो इतना आसान नहीं होगा कि इसको क्रश करें। और परवेज इलाही के होते हुए पीटीआई की हुकूमत में होते हुए चौधरी शुजात को क्रश करना इतना आसान नहीं होगा। दोनों साइड से उन्होंने अपनी विकेटें रखी हैं, दोनों एंड से खेल रहे हैं। जिधर उन्हें नजर आएगा कि ये एंड अब मजबूत हो गया, ये उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बहुत खूब। अच्छा सुहेल भाई, अब क्योंकि वक्त हमारा सेगमेंट का जो है वो ख़त्म हो गया और बातें बहुत सारी थी, बड़ा अच्छा आपने तज्ज़िया किया तमाम मामलात का, और यकीनन देखने वाले मामलात को समझ भी रहे हैं, इसका जायज़ा भी ले रहे हैं, और जो सियासी जोड़ तोड़ है इनके क्या मकासद हैं ये भी उनके यकीनन समझ में आ रहा होगा। बहरहाल जी, सूरत हाल आपके नहीं यासिर, यहाँ मैं एक बात बोलूँगा, इतना आसान नहीं है लोगों को समझना जी, ये थोड़ा सा बहुत गौर से चीज़ों को देखना पड़ता है इसीलिए कि कहाँ जा रहे हैं, इसको समझाने की ज़रूरत है, और आवाम को समझाएं, आप मीडिया के थ्रू समझाएं कि भाई ये हमारा डॉलर इसलिए स्विच हो रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, वो कभी भी नहीं रुकेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जो आपका दूसरा सेगमेंट हमारा है सेहत के हवाले से और दीगर मामलात पर हम हमेशा बात करते हैं, वो जारी रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।